जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 13 मार्च 2023 को आपका फिजिकल का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी हमने ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी तरीके से करवाई हुई है, जिसमें हमने आपको टोटली 4 सैंपल पेपर अच्छे तरीके से करवा रखे थे। ठीक है, और पूरे ही सिलेबस के आपके पूरी किताब के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने आपको करवाए हुए थे। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी हमारे कल के पेपर के लिए ना एक ऐसा पेपर बनाइए जिसमें आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ जो कि चांसेस हो जिनके बहुत ज्यादा पेपर में आने के। तो वही वीडियो बच्चों हाजिर है, और इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों, जिसमें से आपके कल के पेपर में अराउंड 70 से 75% जो क्वेश्चन आपके पेपर में कल आने वाले हैं ना, उसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले। ठीक है, 70 से 75% यानी कि आधे से ज्यादा पेपर आपका इसी एक पेपर से बनने वाला है। जी हाँ बच्चों, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले 10 साल की प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आपको आज का ये जो पेपर है ये आपको पूरा का पूरा लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरे का पूरा पेपर। ठीक है ना, जो कि हिंदी में तो मैं आपको सभी को अच्छे तरीके से समझा ही देता हूँ, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी पेपर को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। और एक चीज कहीं मैं वीडियो के बीच में भूल ना जाऊं, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके कल के फिजिकल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, हमने तैयारी आपकी ऑलरेडी अच्छे से करवाई हुई है और थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है अभी भी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और पेपर की वेटेज होगी 70 मार्क्स की। ठीक है, पेपर में टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 37 होंगे और पेपर आपको 10:15 पे मिल जाएगा और 10:30 से 1:30 बजे तक आपका जो पेपर है उसका टाइमिंग होता है। ठीक है, अब पेपर के पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि पेपर आपका टोटल 5 खंड में डिवाइड होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 37, जिसको पता है वो आगे स्किप कर सकता है। ठीक है, देखिए खंड ए में हमारे टोटल होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक के एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल 18 एमसीक्यू। ठीक है, खंड बी में आपके 19 से 24 2 अंक के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको कोई 5 करने हैं तो 2 नंबर में आपको एक चॉइस मिल जाएगी। इसका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, खंड सी में 25 से 30 आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें भी आपको कितनी 5 के आंसर देने हैं, यानी कि एक चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, खंड डी में आपके 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, ये केस स्टडी वाले होने वाले हैं। इसी तरीके से खंड ई में 34 से लेके 37 जो है ये 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जिनका आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो एक चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो हमारे टोटल कैसे कैसे कितने क्वेश्चन जाएंगे, 18 तो आएंगे हमारे एमसीक्यू। ठीक है, 2 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 करने हैं, 3 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 करने हैं, और फिर 5 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 करने हैं, और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी वाले आने वाले। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा एक ही वीडियो में, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन नंबर ई के बारे में इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आ चुका है हमारा खंड नंबर ए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे 18 एमसीक्यू की। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करें कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका आंसर आप लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में या फिर मन ही मन में दें, और वीडियो के बिल्कुल एंड में मुझे जरूर बताएं कि 18 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट लिया। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये जो हमारी स्पेशल वीडियो है ये अराउंड 1 घंटे के आसपास की बनने वाली, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि इस 1 घंटे में आपके फिजिकल के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी 1 नंबर की करवा दूंगा, अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये एक छोटी मोटी बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी वीडियो की शुरुआत में ही। चलिए अब हम शुरुआत करें। सेक्शन ए का सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारे सामने, चित्र में दिए गए परीक्षण की पहचान कीजिए। तो चित्र में देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो पैर बॉक्स से लगा रखा है और हाथ को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसका शरीर मुड़ा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सिट एंड रीच परीक्षण को, ठीक है, बैठकर जो परीक्षण किया जाता है सिट एंड रीच परीक्षण, उसके बारे में, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक ऐसा विटामिन होता है बच्चों जो सामान्य शारीरिक विकास के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारी आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और यदि ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो इस समय रतौंधी आ जाएगी, हमारी त्वचा खुश्क हो जाएगी या फिर सूखी पड़ने लगती है। जैसे 20 की एज है और जो त्वचा है वो सुखड़ी सुखड़ी सी जो वृद्ध लोग होते हैं ना उनकी जैसी लगने लगती है। तो ये किस विटामिन की वजह से होता है बच्चों? ये होता है विटामिन ए की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से, ठीक है। चलिए इंग्लिश में आइडेंटिफाई द सीट गिवन इन द पिक्चर या फिर टेस्ट गिवन इन द पिक्चर सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। द विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट कीपिंग द आईज एंड स्किन हेल्थी ड्यू टू deficiency night blinds and skin becomes dry and that is vitamin D, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में, CIS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। CIS का पूर्ण रूप, क्या ये दिव्यांगों के लिए खेल की अंतरराष्ट्रीय समिति है या फिर बधिरों के लिए खेल की अंतरराष्ट्रीय समिति? तो देखो, है तो दिव्यांगों के लिए, लेकिन दिव्यांगों में भी एक पर्टिकुलर जो पार्ट है बधिर, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं, सुनने में अक्षम होते हैं, उनके लिए समिति होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर दी डेफ, इसके लिए होती है, ठीक है। तो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा दिया हुआ है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं, यानी कि ऐसा इनमें से कौन सी प्रक्रिया मैनेजमेंट की जिसमें कोई भी नेता, यानी कि कोई भी जो बॉस होता है ना, वो अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से निगरानी करने के लिए बनाता है, ठीक है। इसमें प्रदर्शन के मानकों को स्थापित किया जाता है, वास्तविक प्रदर्शन को, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो क्या इससे प्रदर्शित अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनको मापना, उनकी अनियमितताओं की तुलना करना, उनको समझाना, ये किसके अंतर्गत आता है? नियोजन, प्रयोजन, नियंत्रण या फिर निर्देशन। तो ये आता है बच्चों नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका एक ही साथ में मैं एक दो या फिर कह सकते हो 3 नंबर का एक क्वेश्चन और साथ ही कुछ एमसीक्यू एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा बच्चों, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ही हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, ये स्वाद में बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं, ठीक है, और ये पानी में घुलते भी नहीं है। इनमें जो शर्करा होती है वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट की ये विशेषता आपको पता चल गई, मीठे नहीं होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स के रूप में शर्करा पाई जाती है, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे डी वाला उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड्स? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एमसीक्यू, ऑल्सो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। क्या है? देखो, भोजन के सूक्ष्म तत्व होते हैं जिसमें विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं। तो यहाँ पे मैं विटामिन के बारे में कथन दी गई उसको हमें समझना है अच्छी तरीके से। तो हमारा जो विटामिन ए होता है बच्चों, इससे हम रेटिनल भी कहते हैं, ये हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए, विशेष करके हमारी जो आंखें होती है ना, इनकी वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है भाई। इसी तरीके से विटामिन डी है, शरीर की हड्डियों को यह मजबूत बनाता है और उनकी वृद्धि और विकास में सहायता करता है, ये भी ठीक है। विटामिन ई दिया हुआ है कि यह सेल, ये जो है हमारे सेल्स जो होते हैं ना, उसमें मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल राइट है। विटामिन के यह खून को जमाने में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब भोजन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें यहाँ पे दिए हैं वो सभी के सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विटामिन ए, डी, ई और के सभी के सभी सही हैं, ठीक है बच्चों।
तो मतलब क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, विटामिन ए डी ई के ऑल राइट, दैट मीन्स ऑप्शन ए राइट है। चलिए क्वेश्चन 6 दिया हुआ है बच्चों, ऋतु रोज यानी कि महिलाओं में जो रजोरोध होता है, इसके कारण कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब महिलाओं में रजोरोध आ रहा होता है तो ऐसे में कौन कौन से लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, ऋतु धर्म की अनुपस्थिति होती है, मांसपेशियों में सामान्य असामान्य संकुचन हो जाता है, साथ ही लंबी अवधि तक गौड़ ऋतुस्राव होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है 25 से 30 दिन का। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 दिन से पहले आ जाए या फिर 30 दिन के बाद में, 35 दिन या महीने भर में बाद आए, तो ये एक क्या हो जाता है, एक जो महिला संबंधी विकार होता है ना, महिला एथलीट ट्रायड, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, क्वेश्चन 7 देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें चपटे पैरों के लक्षण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई चपटे पैर के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला, जब हम चलते हैं तो चलते समय या फिर खड़े होते समय हमारे पैर का जो मध्य भाग होता है, जिसे हम थम्मज बोलते हैं, इसमें दर्द होता है। ठीक है, पैर की लंबी चाप खत्म हो जाती है, यानी कि पैर जो है वो लंबा चल नहीं पाता जल्दी से। ठीक है, और हम यदि पैर को गीला करके फर्श पे रखते हैं ना, तो हमें पूरे पैर का निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली मैं जो है वो पैर का कुछ इस तरीके का निशान देखने को मिलता है, लेकिन फिर हमें जो गीला करके देखेंगे ना, तो एकदम पैर का ऐसा निशान। ठीक है, तो ये 3 लक्षण हैं इसके, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है, सी वाला। ठीक है ना, ये इसका लक्षण नहीं है। ओके, सिम्टम्स ऑफ फ्लैट फीट डू नॉट इंक्लूडेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे पहले दिया हुआ है बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो ये किया जाता है बच्चों शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को मापने के लिए। ठीक है, फिर है चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। तो ये किया जाता है शरीर के निचले भाग की लचक को मापने के लिए। ठीक है, बैक स्क्रैच परीक्षण, ये मैं आपको 5 नंबर में बताऊंगा आगे चल के, सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किया जाता है शरीर के ऊपरी भाग की लचक को मापने के लिए। ठीक है, चौथा है फुट एंड गो परीक्षण। तो ये किया जाता है फुर्ती मापने के लिए। और चेस्ट एंड परीक्षण किया जाता है बच्चों शरीर के निचले भाग की शक्ति को मापने के लिए। ठीक है, तो हर एक परीक्षण का, हर एक टेस्ट का उद्देश्य आपको समझ में आ गया, कौन सा किसके लिए किया जाता है। तो आइए अब हम इसका मिलान ढूंढ लेते हैं, कहां पे मिलेगा। तो मिलान मिलेगा हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, नहीं, ऑप्शन नंबर पहले में ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले का भी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ई और पांचवे का ए, इसलिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप देखेंगे आर्म फ्लेक्सिंग टेस्ट किया जाता है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, चेयर सेट एंड रीच टेस्ट किया जाता है लोअर बॉडी के फ्लेक्शन के लिए, बैक स्टेट किया जाता है अपर बॉडी फ्लेक्शन के लिए, फुट अप एंड गो टेस्ट मेथड ऑफ एजिलिटी, चेस्ट एंड टेस्ट किया जाता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में 9 से 18 वर्ष के आयु वर्ग जो होते हैं, इनमें कौन सा टेस्ट इसमें शामिल नहीं होता है। किसके लिए, SAI खेलो जो इंडिया फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, इसमें 9 से 18 वर्ष की आयु में कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं होता है। तो सीट एंड रीच लचक परीक्षण शामिल होता है, 50 मीटर गति परीक्षण शामिल होता है, संशोधित पुशअप्स शामिल होता है, लेकिन जो नहीं है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये शामिल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे SI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट विच फिटनेस टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन 9 to 18 years एज ग्रुप फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका ना एक 3 नंबर का क्वेश्चन और साथ ही कुछ MCQ भी कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, शेल्डन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कौन, शेल्डन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 को हुआ था। उन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था। अभी कैसे कहता है कि शेल्डन अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा है एक्टोमॉर्फी यानी कि सेरिब्रोटोनिया, इनके कंधे संकीर्ण होते हैं। ठीक है, कुपोषण के शिकार होते एक तरीके से। ठीक है,
मेसोमॉर्फी ये सेप्टोटोनिया होते हैं, यानी कि इनका शरीर गठीला होता है और ये बेसिकली समाज में निकलकर अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है। एंडोमॉर्फी विस्रोटोनिया, ये क्या होते हैं, इनका शरीर गोल मटोल होता है, मजाकिया होते हैं, घर में पड़े रहते हैं। ठीक है। तो एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी, ये सभी जो है ये व्यक्तित्व की बनावट के आधार पे, शरीर की बनावट के आधार पे शेल्डन ने व्यक्तित्व को बांटा था। तो यहाँ पे ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर में आपको क्या पता चलेगा कि किसने बांटा था और ये होते क्या क्या है। ठीक, अब इसको देख लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, वायु कोष्टिका में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि हमारी जो श्वसन नली होती है ना, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया। बिल्कुल बात है, सांस लेना सांस छोड़ना, ये तो होता है ना, सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द alveoli एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, पैरालंपिक गेम्स के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखेंगे, पैरालंपिक्स जो गेम्स होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगता से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, और इनकी जो शुरुआत का श्रेय है ये सर लुडविग गेटमैन को जाता है, जिन्होंने 1948 में पैरालंपिक्स गेम की शुरुआत की थी। मतलब सर डी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे अगले, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैरालंपिक्स गेम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 क्या दिया हुआ है, इसमें हमें घर्षण बल की पहचान करनी है। क्या, कि जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ नहीं हुई हो तो उसे क्या कहते हैं, दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसी अवस्था होती है जब घर्षण बल अभी लगना शुरू नहीं हुआ, यानी कि वो क्या है, अभी स्थिर है। आगे चल के मैं 2 नंबर में बताऊंगा कि स्थिर और गतिशील में अंतर क्या होता है। ठीक है, वेल अभी आप याद रखिएगा, स्थिर घर्षण होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी वस्तु अभी शुरू करने ही वाली होती लेकिन गति अभी नहीं पकड़ी होती, इसलिए। ठीक है, when one object starts moving on the surface of another object but actual motion has not started yet, it is called, that is static friction. Okay, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे मैं ये बताना है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के संबंध में नियोजन का आवश्यक उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सभी उपक्रमों का पर कुशल नियंत्रण बनाए रखना, ये तो होता है भाई, दक्षता को बढ़ाए रखना ये भी होता है, खेल प्रदर्शन को बढ़ाए रखना ये भी होता है, लेकिन तात्कालिक दबाव को कम करना नियोजन का कार्य है, नहीं ये गलत है भाई। ठीक है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अर्जेंसी दैट इज नॉट एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, शर्करा युक्त भोजन कौन सा है, शर्करा युक्त इनमें से कौन सा भोजन है। तो अनाज की बात करेंगे, गेहूं और चावल शामिल होते हैं। रसीले फल की बात करेंगे तो गन्ना, चुकंदर, आम इत्यादि ये सभी शामिल होते हैं। मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विच इज अ सुगरी फूड, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है बच्चों, हमें इनमें से सही कथन देखना कि कौन सा सही है। तो फार्टलेक जो विधि होती है बच्चों, यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि होती है। स्वीडन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोस्ट होलमर, इन्होंने इसे बनाया था। इसका दूसरा नाम है स्पीड प्लेट, और कब बनाया था ये 1930 में। इस फार्टलेक विधि में जो हृदय की गति होती है वो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच में रहती है। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ना, उपरोक्त सभी वाला, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो फार्टलेक विधि क्या थी इसके बारे में देखो, 2 नंबर में आप इसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्या है, कब बनाया था, और जो हृदय मिनट प्रति दर है वो क्या होती है। ठीक है, select the correct one of the following, that is option number D is all of the above। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन दिया है कि बाहरी उम्मीदवारों को ठहराने की सुविधा की जांच के लिए, यानी कि जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो जितने भी खिलाड़ी बाहर से आते हैं, ठीक है, उनको ठहराने के लिए, चाहे खिलाड़ी हो या फिर अधिकारी हो, ठीक है, उनके जलपान की देखरेख करने के लिए कौन सी कमेटी जिम्मेदार होती है सबसे पहले ही करने के लिए।
क्या ये पूर्व बैठक के बाद या फिर बैठक समिति के दौरान? तो क्या होती है बच्चों, ये पूर्व बैठक समिति होती है कि बैठक होने वाली है या फिर कोई भी कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए जो उम्मीदवार आने वाले हैं उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए जो भी जगह वगैरह का खान पान जलपान का इस्तेमाल करना है, वो क्या दर्शाता है, पूर्व बैठक समिति के बारे में। ठीक है, which committee is responsible for the checking the logging facilities of outstation candidates and looking after the refreshment of all the participants? तो उसके बारे में क्या होगा, प्री मीटिंग कमेटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 5 का भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे बताया गया है हमें कथनों पर विचार करना है। तो मधुमेह क्या होता है बच्चों? मधुमेह हमारे अग्नाशय में जब पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है या फिर अगर इंसुलिन सही से बन भी जाता है तो वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में शर्करा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे हमें मधुमेह हो जाता है बेसिकली। ठीक है, मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं बच्चों? तो आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, भूख लगेगी ज्यादातर, आपके गुर्दे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, आपको पेशाब बार बार आती है। ठीक है, तो ये मधुमेह के लक्षण होते हैं। कारण क्या है सर? तो कारण है हम परिश्रम नहीं करते हैं, हमारी गतिहीन जीवन अवस्था है, हम घर में पड़े रहते हैं, बाहर निकल के पार्क वगैरह नहीं जाते, ये आती है। अगर आपको बीमारियां होती रहती हैं या फिर आप ज्यादा मोटे हैं, आपका भार ज्यादा है, जैसे थायराइड वगैरह होता है ना, 2 तरीके का थायराइड होता है, एक तो जिसमें शरीर का वजन बढ़ता है और एक शरीर का वजन कम होता है, 2 तरीके का। आप ज्यादा तनाव में है या फिर चिंता करते हैं किसी बात को लेकर, तो ये सारी चीजें। ठीक है, सुधार करने के लिए आसन जो है वो ये सारे हैं। मतलब कि मधुमेह के बारे में, मधुमेह की परिभाषा, मधुमेह के लक्षण, इसके कारण और इसके सुधार, जो चारों के चारों कथन दिए गए हैं, ये सभी के सभी राइट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डायबिटीज क्या है, इसके सिम्टम्स, केयर्स एंड इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, इसके बारे में सभी राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से खंड नंबर 1 के हमने टोटल कर लिए हैं 18 एमसीक्यू कंप्लीट। तो अब आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 18 में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का राइट दिया आंसर। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना, मुझे भी तो पता चले कि आपकी तैयारी आपने कितनी कर रखी है। ठीक है, और भी कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं जिसमें से एक आधा मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, जो ज्यादा ही लगता है मुझे, जैसे कि वसा की हम बात कर लेते हैं। तो वसा क्या होती है बच्चों? ये शरीर के तापमान को नियमित तथा, देखो, शरीर के तापमान को नियमित और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या? वसा। पनीर जो है ये संतृप्त वसा का एक स्रोत होता है। मूंगफली, सरसों, तिल ये असंतृप्त वसा के स्रोत होते हैं। कैल्शियम जो है ये हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और उनको सुरक्षा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वृत्ति के सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता जो कैसे है, ये जन्मजात भावना होती है। सामाजिक सिद्धांत के अनुसार ये सीखी जा सकती है। कुंठा सिद्धांत के अनुसार कुंठा होने के कारण ये आक्रामकता जन्म लेती है। ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन बी में पहले कैसे क्वेश्चन होंगे? 2 नंबर के हमारे 6, जिसमें से आपको कोई 5 के आंसर देने होते हैं। ठीक है, चलिए, अति लघु उत्तर प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको ये जितने भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको पता है कितना आंसर लिखना है? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट का आपको आंसर लिखना है। कितना? 3 से 4 पॉइंट का। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, ये समझाइए। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा जैसे 2 नंबर में आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 4 पॉइंट लिखें। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप 4 से 5 पॉइंट लिखिए। तो एक ही साथ में आपकी 2 क्वेश्चन की तैयारी करवा देता हूं। ठीक है, देखो, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, समझाइए। तो भाई बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे। तो इसका निर्माण हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभार सल्फर नामक ये जितने भी तत्व होते हैं इनसे बनता है। ठीक है, प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में रक्तमांस, पेशियों, नाखून, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में सहायता करता है बेसिकली। ठीक है, और प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में नए नए ऊतकों को बनाता है। ठीक है, जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करता है, जल और अम्लों का संतुलन बनाए रखता है, जिससे कि हमें ज्यादा जो है हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया या फिर जो पोषक तत्व हो गए, इनको कोशिकाओं तक ले जाना इसका ही काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एंटीबॉडीज बनाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा
कि इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी होता है, इससे आपको हृदय रोग हो सकता है, ठीक है, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्ट्रोक व गुर्दे में पथरी हो सकती है, ये चीजें होती है। भाई स्रोत क्या प्रोटीन के, तो सिंपल सी बात है, दूध हो गया, दूध की उत्पादन जैसे दही, मक्खन, छाछ ये आ जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, ठीक है, रेशेदार फल, सब्जियां जैसे पपीता हो गए, आम, कटहल, फ्राशबीन, ग्वार, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखेंगे, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। तो बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में 3 पॉइंट आपके यहाँ पे दिए हैं, बाकी के 3 आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है बच्चों, ये प्रश्न भी हो सकता है कि 3 नंबर में आ जाए, लेकिन मैं आपको 2-3 नंबर दोनों के अकॉर्डिंग ही समझा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अस्थि सुषितयन की ओस्टियोपोरोसिस के कारक लिखिए, किस कारण से महिलाओं में ये होता है बेसिकली। तो देखो, अस्थि सुषिता का संबंध अस्थि या फिर हड्डी में उपस्थित विशेष सामान यानी कि जो बोन मटेरियल होता है ना, इसकी कमी से। तो अस्थि सुषिता यानी कि महिलाओं में जो हड्डियां होती है उनके मटेरियल यानी बोन मटेरियल, हड्डी में उपस्थित जो बेसिकली मटेरियल होता है ना, जब उसमें कमी होती है तभी ये होता है, ठीक है। आहार में ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो खाना खाती हैं उनके आहार में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। अब कैल्शियम की मात्रा कम होगी जो कि हमारे हड्डी के लिए जरूरी है, तो सिंपल सी बात है, हड्डी की जो मटेरियल चाहिए उसके लिए, उसको मजबूत बना रखने के लिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ महिलाओं में 6 महीने से अधिक तक ऋतुरोध की समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जब ऋतुरोध होता है उस समय एक जो हार्मोन होता है वो निकलता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, ठीक है। ये जो है ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है, लेकिन जब ये होगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है, कारण तो होना बनता ही है। और भी एक आदि आ जाते हैं जैसे कि खाने संबंधी बुरी आदत है, क्योंकि महिलाएं जो है ये ज्यादातर भोजन में कैफीन यानी कि एक तरीके से नशीले पदार्थ, अल्कोहल, तंबाकू, धूम्रपान, इन सभी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में, खास करके महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा का जो अनुपात है उसमें असंतुलन बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है किसके बारे में, अस्थि सुषिता के कारक के बारे में, ठीक है बच्चों। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बोलो कमेंट में यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप इसे पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, खेल चोटों का वर्गीकरण कीजिए और किन्हीं 4 को लिखिए। तो खेल चोटें बच्चों 6 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है रगड़, जिसमें जब आप किसी खुरदुरी सतह से रगड़ जाते हैं यानी कि किसी खुरदुरी सतह से आप जो है ना सट जाते हैं और उससे आपको जब चोट लगती है उसको बोलते हैं गुमचोट। गुमचोट ऐसी होती है जो रक्त कोशिकाओं को फाड़ देती है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर के जो भीतरी ऊतक होते हैं ना उनमें एकत्रित हो जाती है और हमारी मांसपेशियों को, कोशिकाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। विदरना या फिर फटना, तो मांसपेशियां जो है हमारे उसमें गहरे घाव को बोलते हैं। चीरा क्या होता है, तो जब नुकीली चीज से आप कट जाते हैं तो उसको चीरा बोलते हैं। मोच क्या होती है, लिगामेंट का फटना, मतलब कि जैसे आपका जो एड़ी होता है ना, एड़ी पैर को पंजा के पास में जो एड़ी होता है ना, एड़ी, वहां पे 2 तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, जब इन दोनों के आपस में टकराने से या फिर ऊपर नीचे होने से मोच आ जाती है, तो वही चीज है। खिंचाव क्या है, एक कंडरा का फटना होता है, टेंडन का फटना होता है, ठीक है। तो खेल चोटों का वर्गीकरण सिंपल सा था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि खेल चोट लगती ही क्यों है, कारण क्या होते हैं और साथ ही इसके बचाव क्या होते हैं। 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। क्लासिफाई सोर्स इंजूरियस साइट एनी फोर, तो ये आ जाते हैं आपके सामने ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि मैंने आपको बताया था घर्षण के बारे में आपको बताऊंगा 2 नंबर में, तो आ गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि घर्षण क्या है, खेल में स्थिर तथा गतिशील घर्षण में अंतर बताओ। तो घर्षण क्या होता है बच्चों, 2 सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिनिधित्व घर्षण करना। जैसे अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसे आप वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे या फिर आप वीडियो अगर लैंडस्केप में देखने तो नॉर्मली देखेंगे, तो जब आप फोन को टच कर देंगे तरीके से, तो इसमें जो प्रतिरोध लगता है ना उसी को घर्षण बोलते हैं। 2 सतहों जैसे आपका फोन और आपकी फिंगर, इस तरह, ठीक है। स्थिर घर्षण क्या होता है, ये वस्तु की वो शुरुआती स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु बढ़ना शुरू तो कर चुकी होती है लेकिन अभी गति शुरू नहीं हुई होती, ठीक है। जैसे कि आप दौड़ने के लिए शुरुआती लाइन पर बैठे हुए हैं, आप कोच की पिस्तौल चलाने का या फिर किसी इंडिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो इंडिकेशन देगा आप वैसे दौड़ स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं स्थिर घर्षण। गतिशील,
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वास्तविक रूप से चलना गति कर देती है, यानी कि वो बंदा जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं गतिशील घर्षण। यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई गेंद जो है ये लुढ़क कर रुक जाने तक घर्षण बल लगता है, जो घर्षण बल लगता है ना उसी को गतिशील बोलते हैं। सिंपल सी बात है, गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिशील घर्षण बल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो घर्षण क्या है? स्थिर घर्षण और गतिशील घर्षण। आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इंग्लिश में है व्हाट इज फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन 23। इसमें दिया हुआ है अक्रिय व सक्रिय लचक में अंतर, यानी कि लचक कई तरीके की होती है, ठीक है, जिसमें एक सक्रिय एक अक्रिय है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझाइए। तो पहले तो ये समझो कि लचक का मीनिंग क्या होता है। तो हमारे शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लोच या लचक कहते हैं। देखो, लचक को ही क्या बोला जाता है, लोच बोला जाता है, ठीक है। तो शरीर के जोड़े जैसे कि कंधे, कूल्हे, घुटने, ये जो है इनकी गतियों में जब विस्तार होता है उसे बोलते हैं। कैसी, कितने प्रकार की है, दो तरीके की होती है, एक होती है सक्रिय और एक होती है अक्रिय। सक्रिय लचक कैसी होती है बच्चों, इसमें बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने की सक्रिया को जो अधिक दूर करने की गति जो होती है ना, इसको सक्रिय लचक बोलते हैं। मतलब कि आपको किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी है, आप अपनी खुद की सहायता लेते हुए अपने जो जोड़ होते हैं जैसे कि कंधे, कूल्हे, घुटने, इन सभी को अधिक दूर तक गति करवा सकते हैं। जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो खिंचाव वाले व्यायाम होते हैं वो बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करते हैं। अक्रिय क्या होती है, ये शरीर की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा आप किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता लेते हैं और अपने जोड़ों को अधिक दूरियों तक गति करवाते हैं। जैसे कि किसी सहयोगी के द्वारा जो खिंचाव वाले व्यायाम होते हैं वो किए जाते हैं। यानी कि सक्रिय लचक का उल्टा अक्रिय लचक होता है। सिंपल सा, ठीक है बच्चों, आ रहा है बढ़िया तरीके से समझ में। चलिए, इंग्लिश में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्शन एंड पैसिव फ्लेक्शन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीएमआई से आप क्या समझते हैं, यानी कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई के मानदंडों को बताइए। तो देखो, बीएमआई क्या है, यह एक सांख्यिकी मापन है, क्योंकि इसमें हम संख्या के आधार पर मापन करते हैं, जिसकी गणना के द्वारा हमें व्यक्ति के अल्प भार के बारे में, व्यक्ति के सामान्य भार के बारे में, व्यक्ति के अधिक अति भार यानी कि मोटापे के बारे में जानकारी मिलती है। इसको मापते कैसे हैं, मापने के लिए बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो उपयोग किया जाता है। भार को केजी में लिखते हैं और फिर हाइट इनटू हाइट जो कि मीटर में होती है, इससे मापते हैं, ठीक है। तो बीएमआई क्या है ये समझ में आ गया, ये सांख्यिकी मापन है जिसकी गणना के द्वारा हमें व्यक्तियों के अल्प भार, सामान्य भार और अति भार के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे आपके लिए बातों को ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, क्या क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बीएमआई होता है, ठीक है, बीएमआई इंडेक्स के अनुसार बताइए कि अल्प भार के लिए क्या जो संख्या है वो निर्धारित की गई है। तो वो क्या है बच्चों, 18.5 से कम, ठीक है। सामान्य भार कितना होता है, 18.5 से 24.9। अति भार कितना होता है, तो 25.5 से 25.0 से 29.9 तक होता है। स्थूलतापूर्ण एक ये क्या होता है, ये 30 से लेके 34.9 तक होता है। स्थूलतापूर्ण 2 ये 35 से 39.9 होता है। स्थूलता थर्ड और 4 होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीएमआई इंडेक्स है जिसके आपको ये पता चलेगा कि यदि किसी व्यक्ति का भार 20 किलो है तो वो किस श्रेणी में आता है, वो सामान्य भार श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति का भार 35 किलोग्राम है, मीटर तो अलग हो गया, ठीक है, 35 किलो है तो स्थूलतापूर्ण वर्ग में आता है। अगर किसी व्यक्ति का भार मान लेते हैं कि 28 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, अति भार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स के ये फायदे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस श्रेणी में है, ठीक। अब आइए इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीएमआई, स्टेट द ऑल क्राइटेरिया ऑफ बीएमआई। तो बीएमआई होती क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया वैसे इंग्लिश में मुझे मिला नहीं था तो हिंदी में मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया, आप इसे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। वेल, यहाँ पे हमने अपने दो दो नंबर के जो हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, सेक्शन बी में हमारे दो दो नंबर के जो 6 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। और आई होप
कि आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की। ओके, चलिए देखिए सेक्शन नंबर सी है, इसमें हमारे लघुत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से हमें कोई 5 करने होते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, पूरा समझाऊंगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान सा, इजी सा, जिसे आप भी समझ सकते हो, लेकिन याद रखना इसमें डिफिकल्टी कहां पे आएगी, डिफिकल्टी यहां पे आएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, रोगों से बचाव में आसन के लाभों की चर्चा कीजिए। ठीक है, लेकिन इन लाभों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक है शारीरिक क्रियात्मक, एक है मनोवैज्ञानिक और एक है जैव रासायनिक। तो जैव रासायनिक और मनोवैज्ञानिक में आपको समझा चुका हूं, इस वीडियो में आपको शारीरिक क्रियात्मक समझा देता हूं। ठीक है, यानी कि हमारी शरीर की क्रियाओं के संबंध में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम अच्छा आसन करते हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें कोई बीमारी जल्दी से नहीं होती है। साथ ही हृदय की जो कार्य क्षमता है ये भी बढ़ जाती है, रक्त का दबाव कम होता है और पल्स रेट हमारी घट जाती है, जिससे कि हमारी हार्ट बीट बहुत सही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद शरीर के अंग जो होते हैं वो एक सही मात्रा में सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। ठीक है, आंखों और हाथों में समन्वय से अच्छा हो जाता है, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, हमारा दर्द कम होता है, उत्सर्जन में मददगार होता है, निपुणता कौशल में सुधार आता है। ठीक है, साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो फंक्शन है ये सामान्य कार्य करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो रोगों से बचाव में आसन के शारीरिक क्रियात्मक लाभ ये होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी है जैसे कि हमारे जो बॉडी का वेट होता है वो भी नॉर्मली हो जाता है, हमें नींद बहुत अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो हम अपने कार्य को बाद में अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर सिस्टम होता है इसमें बहुत ही अच्छे से जोड़ जो होते हैं इसमें बहुत ही बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को कि रोगों से बचाव में आसन के क्या लाभ है, शारीरिक क्रियात्मक। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, डिस्कस द फिजिकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन इज प्रिवेंटिंग डिसीजेस, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस प्रश्न को हो सकता है तो आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछेगा तो आपको ज्यादा नहीं 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर में आपको 5 के 5 पॉइंट। ठीक है, देखिए 26 में दिया हुआ है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों अथवा दिव्यांग यानी कि CWSN, इनके लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है, इनका शारीरिक सुधार होता है। जैसे जब भी CWSN बच्चे, दिव्यांग बच्चे बेसिकली किसी शारीरिक क्रिया में भाग लेते हैं तो होता क्या है, इनकी एकाग्रता में सुधार आता है। ठीक है, इनकी शरीर की जो लचक होती है उसमें सुधार आता है, इनके शरीर की जो सहनशीलता होती है, सहने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। हृदय संबंधी सुधार आता है, अगर कोई मोटापे से पीड़ित होता है तो उसमें सुधार लाता है, और कोई मोटापे से पीड़ित होने वाला होता है तो उसकी संभावना कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही इस CWSN बच्चे की हड्डियां मजबूत हो जाती है और हड्डियां मोटी होती है, अच्छी शारीरिक पुष्टि होती है, तंत्रिका तंत्र कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ कुछ है शारीरिक सुधार के बारे में। ठीक है, आगे बात आती है मानसिक सुधार की। तो होता ये है कि जब भी कोई दिव्यांग बच्चा शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है तो उसकी मनोदशा में सुधार आता है। क्यों भाई? क्योंकि उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक दिव्यांग होने के बावजूद भी, मेरे अंदर जो अवसाद है, जो चिंता है, उसके बावजूद भी, दिव्यांग होने के बावजूद भी मुझे जो शारीरिक क्रिया है वो करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इससे उसके आत्मसम्मान में भी इससे वृद्धि होती है। ठीक है, स्वास्थ्य ये तो सभी को पता है, जब कोई शारीरिक क्रिया में भाग लेगा तो उसके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी और विकार की जो यानी कि कोई बीमारी या कोई विकार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सामाजिक लाभ क्या होगा, जब बाहर निकलोगे आप तो आपको नए नए दोस्त प्राप्त होते हैं, आपके नए दोस्त बनेंगे। ठीक है, आपको आजादी का अनुभव होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको नए नए अनुभव प्राप्त होंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि दिव्यांग होना भी एक अच्छी विडंबना है। ठीक है, यानी कि अच्छी बात है, लोग इसे विडंबना भी बोलते हैं। मतलब बहुत सारे आपको नए नए जो अनुभव वो मिलेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि एक CWSN बच्चा जब इसमें भाग लेता है तो पूरी तरीके से उसकी शरीर की जो कार्यात्मक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है हमारा। तो समझ में आ गया आप सभी को कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले है
फिजिकल इंप्रूवमेंट्स, मेंटल इंप्रूवमेंट्स, इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम, हेल्थ, सोशल बेनिफिट्स एंड वर्क कैपेसिटी, इसके बारे में आप इन सभी को एक बार चाहो तो पढ़ लीजिए, बाकी आगे हम बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि घर्षण के क्या लाभ होते हैं और घर्षण की क्या हानियां होती हैं। ठीक है, तो घर्षण का सबसे पहला लाभ लाभ ये होता है वस्तु की स्थिति को बनाए रखते हैं, यानी कि घर्षण जो है वो किसी भी वस्तु की स्थिति और आकार को उसी जैसा सेव रखती है जैसा कि वो पहले रखा हुआ होता है, जिसमें वो पहले गति नहीं कर रही होती है। ठीक है, फिर जब गति करती है तो उसमें सहायता करता है, क्योंकि घर्षण के कारण हम आराम से चल पाते हैं, हम आराम से दौड़ पाते हैं। धावक घर्षण की वजह से ही अपनी गति में तेजी लाता है, जैसे वो तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, उसी की वजह से होता है। ठीक है, ये ताप को बढ़ाता है, क्योंकि घर्षण के कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आदि मानव जो थे उन्होंने पत्थरों से, दो पत्थरों को आपस में टकराया तो उससे तापमान में वृद्धि हुई, क्या हुआ था, उससे चिंगारी पैदा हुई। ठीक है ना, आप जैसे अपने हाथ है उनको मलते रहिए तो एकदम से ना हाथ आपके एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि ये जो हीट है ना हाथों में आई है, ये घर्षण की वजह से ही आती है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे कोई पत्थर का काम कर रहा होता है ना, तो उसके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। उसके बाद पकड़ को मजबूत बनाना, क्योंकि देखो घर्षण के कारण ही खिलाड़ी अपने हाथों से वस्तु को अच्छी तरीके से पकड़ पाता है। जैसे कि बैडमिंटन खिलाड़ी जो है, ये बैडमिंटन जो खिलाड़ी होते हैं ये रॉकेट को अच्छे तरीके से पकड़ पाते हैं, किसी वजह से, घर्षण की वजह से ही। ठीक है, तो ये लाभ होते हैं घर्षण के। उसके बाद में देखो हाँ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक उसी तरीके से घर्षण के भी दो पहलू हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक है। तो अब हम बात करेंगे हानियों की। तो वस्तु में टूट फूट होना, क्यों भाई, क्योंकि घर्षण जब भी होता है तो इससे कई बार वस्तु टूट फूट जाती है, और अगर हमें इससे बचना है तो जहाँ पे वस्तु रखी जा रही है या फिर जहाँ पे घर्षण ज्यादा लग रहा है वहां पे हमें तेल या फिर चिकनाई का उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई 10 साल पुराना दरवाजा है, ठीक है, उसमें जब आप कुंडी वगैरह लगाओगे तो देखोगे बहुत टाइट लगेगा, लेकिन वहीं पे आप थोड़ा सा उसमें चिकनाई या तेल लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो आवाज होती है वो अच्छी हो जाती है और आसानी से कुंडी भी लग जाता है ना। तो ऐसा ही चीजें होती है नॉर्मली। देखो बेसिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे ऊर्जा का नुकसान, क्यों भाई, क्योंकि घर्षण ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को खत्म करता है, गति को कम करता है, क्योंकि रोलर स्केटिंग खेल जैसे घर्षण क्रिया को गति कम कर देते हैं। इसके लिए सतह को चिकना बनाया जाना चाहिए रोलर स्केटिंग के लिए। ठीक है, गति को मुश्किल बनाते हैं, क्यों भाई, क्योंकि हम जितना घर्षण बल लगाते हैं उतना ही घर्षण हमारी तरफ भी लग रहा होता है, बल लग रहा होता है, इसीलिए। ठीक है, तो आगे समझ में आपको अच्छे तरीके से घर्षण के लाभ, घर्षण की हानियां, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेंटेन दी, पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग इन इंप्रूवमेंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्ट्रेंथनिंग द ग्रिप। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है या फिर लॉस क्या है, तो वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट, एनर्जी लॉस, स्लो डाउन, मेकिंग मूवमेंट डिफिकल्ट, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसमें आपके 3-3 नंबर के ना 2 क्वेश्चन है एक ही साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, खेल में आक्रामकता के प्रकारों का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, आक्रामकता को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके उपायों को समझाइए। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो आक्रामकता होती क्या है, तो कोई भी शारीरिक या फिर ऐसा मौखिक व्यवहार किया जाना, ऐसा बिहेवियर जो किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका ऐसा शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, शारीरिक तौर पे भी और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी। अब ये 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिक्रियाशील रूप से आक्रामकता। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति को घायल करता है, अपने शारीरिक बल का उपयोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान करने के लिए करता है, उसको बोलते हैं शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। ठीक है, बाहरी आक्रामकता क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति को घायल कर देता है। ठीक है, जैसे कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें एक ही बॉल पे दो टीम, अपोजिट टीम के खिलाड़ी किक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि किक ना हो के एक दूसरे को लग जाता है, तो वो क्या है, बाहरी आक्रामकता है। मुखर व्यवहार आक्रामकता क्या होती है, मुखर व्यवहार यानी कि मुंह से, तो इसमें व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसमें कोई बल उपयोग नहीं होता है,
बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना कि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरीके से मुंह से बोली हुई बात कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो वही चीज यहाँ पे है कि मुंह से व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, बोल के। एक कहावत भी सुनी होगी कि क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, कि बातों से मर जाता है लाठी, कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है वो कहावत तो बताना मुझे, ठीक है। तो हाँ, आक्रामकता क्या है और आक्रामकता के प्रकार क्या है, यहाँ से समझिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसी में ऐड मैंने कर दिया ताकि ज्यादा आपको वीडियो को दिखाना ना पड़े। आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपाय क्या है? तो सबसे पहले देखो, हम अपने गुस्से पर कैसे काबू कर सकते हैं, या फिर किसी खिलाड़ी को कैसे काबू में ला सकते हैं, या फिर आक्रामकता को कैसे बेसिकली हम नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो व्यक्ति आक्रामकता नहीं करता है उस खिलाड़ी की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे संकेतों को हटा देना चाहिए जिससे किसी भी खिलाड़ी को आक्रामकता आती हो, ठीक है। साथ ही जो कोच है उसे खिलाड़ियों को सुझाव देना चाहिए कि तुम्हें अपना खुद से बात करनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ टॉकिंग खुद से करनी चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति आक्रामकता को नियंत्रित करता है उसकी प्रशंसा करो, साथ ही उसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, ठीक है। उसे शाबाशी दो या फिर किसी तरीके का पुरस्कार दो, ठीक है। अपनी टीम से ये कहो, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम जीते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम खेल में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और हमें ये देखना है कि हमें एक साथ मिलकर कैसे अपने खेल को आगे ले जाना, कैसे अपनी टीम को नंबर 1 पे लाना है, ठीक है। और एक कहावत भी सुनी होगी कि जिसको बार बार समझाने से ना समझ में आए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज है, जो आक्रामकता ज्यादा दिखाता रहे, आपके लाख बार समझाने पर वो ना माने, तो उसको दंडित करो, ठीक है। इवन इन सभी में जो कोच है उसे अपना स्वभाव नरम दिल और प्यार भरा रखना चाहिए, यानी कि नरम रखना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों आक्रामकता के बारे में, ये पूरी की पूरी कहानी, खेलों में आक्रामकता के प्रकारों का वर्णन और नियंत्रित के उपायों की व्याख्या, ठीक है। तो प्रकार शत्रुतापूर्ण, बाहरी और मुखर विवाह। उसके बाद कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके सामने ये 7 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो एग्रेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स के बारे में आपके सामने ये 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल एग्रेशन। तो क्या है मेजर्स इसके लिए, तो ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कोमल ऊतक चोटें क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। वैसे 3 नंबर का 5 नंबर भी आ सकता है, 5 का 3 में भी आ सकता है, सारे क्वेश्चन ऐसे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ऐसे जैसे 5 में आएगा ना, और जो मैं आपको बताऊंगा अब वो उतना लिख दोगे तो भी 5 नंबर में, ठीक है। और 3 नंबर में तो लिखोगे तो वो मिल ही जाएंगे। देखो कोमल ऊतक चोटें क्या होती है। बेसिकली कोमल ऊतक ये त्वचा पर, हमारे मांसपेशियों पर, हमारे स्नायुबंधों पर, या फिर हमारे ऊतकों में जो चोटें लगती हैं उनको बोलते हैं कोमल ऊतक चोटें, ठीक है। कारण क्या होते हैं कि हमारे कोमल ऊतकों को चोटें लगती हैं। सबसे पहला कारण है अपर्याप्त वार्म अप, यानी कि किसी भी खेल को शुरुआत करने से पहले हम अपने शरीर को अच्छे तरीके से गरमाते नहीं है, ठीक है। अति प्रयोग या टकराव, यानी कि आप किसी भी चीज का अति उपयोग कर रहे हैं या फिर खेल के दौरान आप एक दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाते हैं, आप गिर जाते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, फिर भी आप खेल खेल रहे होते हैं, आप आपके खेल के अनुसार किसी दूसरे उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, अनुचित उपकरण का, तो वो भी आपको दिक्कत देता है। नया या फिर अपेक्षाकृत क्रियाकलाप, तकनीक व मुद्रा आसन, तो ये सभी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो कोमल उत्तक चोटें क्या है, इनके कारण बचाव के उपाय लिखिए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया हुआ है कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो जो कारण है कोमल उत्तक चोटों के लगने के, वही इसके कारण है, वही इसके बचाव भी हैं। जैसे कि जब भी हमें किसी भी शारीरिक गतिविधि में या फिर खेल गतिविधियों में भाग लेना, तो क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर को अच्छी तरीके से गरमाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आहार लेना चाहिए, ऐसा जिसमें प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी अच्छी मात्रा में, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छी उपकरण इनका उपयोग करना चाहिए। खेल मैदान कोर्टस साफ व समतल होने चाहिए जिससे खिलाड़ी को चोट ना लगे। साथ ही खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उनको खेल के नियम पता होंगे तो वो किसी भी मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप थकावट हो रही है आपको, अगर आप बीमार हैं या फिर आपको कोई रोग है,
तो आपको किसी भी खेल में भाग लेना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को अपने आंख कान नाक ये सब कुछ खुले रखने चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें। तो आगे समझ में बढ़िया तरीके से कि कोमल ऊतक चोटें क्या है, इनके कारण तथा बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है व्हाट इज सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, राइट देयर केयर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो केयर्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज एज फॉलोअर्स, ये यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे ना दो क्वेश्चन को ऐड कर दिया। जैसे अस्थमा अथवा मोटापा, इसको मैंने ऐड कर दिया एक ही में, इनके कारण और इनके लक्षण क्या है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा अस्थमा क्या है। ठीक है, इनके लक्षण, इनके कारण, इनके सुधार, और सुधार में आपसे इनमें से कोई एक आसन की विधि पूछी जाएगी। तो आप इनमें से किसी भी एक आसन की विधि अपनी सपोर्टिंग मटेरियल से आप याद कर लीजिएगा, बहुत आपको सहायता देगी। फिर यहाँ पे हम मोटापा स्थूलता की बात करेंगे और इसके कारण की बात। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में कि आखिर अस्थमा क्या है। ठीक है, अस्थमा अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे श्वसन नलियों से संबंधित होती है। इसमें हमारी जो श्वसन नलियां होती हैं उसके भीतर में ना सूजन आ जाती है, और सूजन आने से क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। और जब संवेदनशील होती है तो क्या होता है, इसे जब भी हम सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो इस हवा की मात्रा में कमी आने की वजह से हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसको अस्थमा बोलते हैं। सांस नलियों से संबंधित ये बीमारी होती है। ठीक है, अब बारी है इसके लक्षण की कि कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को अस्थमा है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को खांसी का दौरा आता है बार बार। ठीक है, उसकी जो दिल की धड़कन है ये बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, उसके सीने में जकड़न पड़ जाएगी, थकावट बहुत ज्यादा होगी, हाथों में, पैरों में, कंधों में, पीठ में बहुत ही ज्यादा उसे दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं अस्थमा के। अस्थमा के कारण क्या है सर, तो धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा, बाल, पंख, ये सभी मेन रीजंस हैं इस। क्यों भाई, क्योंकि धूल, धुआं, वायु प्रदूषण से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। परागकण या फिर जानवरों का मांस वगैरह जो आप खाते हैं, जैसे मुर्गा या फिर मछली वगैरह, तो जिसमें कुछ बीमारी होती है वो भी आपको अस्थमा कर सकता है। ठीक है, सुधार कैसे हो सकता है, तो सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, इन सभी से आप इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें थी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अस्थमा अथवा मोटापा क्या है और इसके कारण तथा लक्षण के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मोटापे के बारे में। मोटापा या फिर इसे स्थूलता बोलते हैं। मोटापा या स्थूलता ये शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा या फिर हम कह सकते हैं कि फैट की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बीएमआई, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भार होता है ना नॉर्मली एक व्यक्ति का जितना होना चाहिए, अगर वो भार नॉर्मली भार से 20% अधिक हो जाता है तो हम बोलेंगे वो व्यक्ति मोटापा है उसके अंदर, या फिर स्थूलता एक तरह। ठीक है, ये समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। फिर आती है आगे बात, तो व्हाट इज अस्थमा और ऑब्जेक्टिव, राइट देयर केयर एंड सिम्टम्स। अस्थमा क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ेंगे, और इसके बाद में नीचे दिया हुआ है इसके सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो ये सिम्टम्स है, ये केयर और ये इसके इंप्रूवमेंट्स है। फिर ऑब्सिटी की बात आती है, तो ये होती क्या है ये, और इसके जो मेनली रीजन है वो क्या है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेल यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सेक्शन नंबर सी। 3-3 नंबर के इसमें 6 क्वेश्चन थे और 5 आपको करने थे। मैंने आपको तीनों ही समझा दिए अच्छे तरीके। ठीक है, सभी के सभी। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी की। देखो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, वैसे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना भूल गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली 31 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 31 यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कि चित्र का अध्ययन करना है और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चित्र क्या है, चित्र हमारा ये वाला बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ पे लेना भूल गया था। ठीक है, तो ये चित्र है जिसे मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दोबारा भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चित्र में क्या दिया हुआ है कि एक नॉर्मली बिना हाथ वाली चेयर है, इस पे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, पैर सीधे हैं, कमर सीधी है उसकी, हाथों को उसने क्रॉस करके अपने कंधों पे रखा हुआ है। तो ये जो चित्र है
इसमें किस टेस्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया टेस्ट का क्या नाम है, तो 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये 30 सेकंड चेयर स्टैंड जो टेस्ट है बच्चों, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो मेन उद्देश्य होता है जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं इनके शरीर के निचले हिस्से की ताकत का निर्धारण करने के लिए, और ये कितनी देर में पूरा किया जाता है, ये 30 सेकंड में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सबसे जरूरी उपकरण क्या होता है, सबसे जरूरी उपकरण होता है हथियारों के बिना पीछे की कुर्सी। मतलब अरे दादा, हथियार यानी कि गोली बारूद बंदूक, नहीं नहीं नहीं, जैसे नॉर्मली हम कुर्सी बैठते तो हाथ वाली कुर्सी नहीं होती जिसमें हम अपना हाथ टेक सकते हैं, लेकिन ये कुर्सी ऐसी होगी जिसमें हाथ ना टेक सके, ऐसी। ठीक है, और इस 30 सेकंड के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है। ओके, उसके बाद चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया समझाइए। तो प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, प्रक्रिया ये होती है कि कुर्सी को पहले दीवार के साथ में या फिर किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां वह स्थिर हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये दीवार के साथ में रखी हुई है जहां पे वो स्थिर अच्छी तरीके। ठीक है, उसके बाद प्रारंभ में व्यक्ति जो है वो कुर्सी पर बैठेगा, पीठ एकदम अपनी सीधी रखेगा और हाथों को क्रॉस करके पैर फर्श पर और कंधे की चौड़ाई से अलग रखेगा, इस तरीके। ठीक है, फिर गो कमांड पर व्यक्ति पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। पहली स्थिति बैठने की ये है, और दूसरी स्थिति खड़े होने की ये वाली है, और प्रारंभिक स्थिति में फिर वापस आ जाएगा और एक स्टैंड के रूप में से गिना जाएगा, यानी कि खड़ा होना और बैठना एक स्टैंड। और 30 सेकंड में कितनी बार वो खड़ा और बैठ सकता है उसी मुद्रा में, इसी को बोलते हैं चेयर स्टैंड परीक्षण, इसके बारे में। ठीक है भाई, तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई कि ये होता क्या है, 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, और इसका उद्देश्य क्या है, उपकरण क्या क्या चाहिए, प्रक्रिया क्या होती है, सारी की सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए। राइट द नेम ऑफ टेस्ट ऑन द अबव पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस क्या होता है। देख लीजिए, नाम क्या है, नाम ये दिया हुआ है, पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है इसके, इक्विपमेंट्स क्या है, प्रोड्यूस क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी कहानी जो है इसके बारे में। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अभी देखो यहाँ पे मैं छोटे में आपको बता रहा हूँ, आगे चल के पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से। दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो एक महिला जो है यहाँ पे अपने हाथों को, एक हाथ नॉर्मली पीछे की तरफ से और एक हाथ आगे की तरफ से कंधे पर और पीठ पर लगा रही है। तो क्या ये है बैक स्ट्रेच टेस्ट। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है ऊपरी शरीर के लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए, और इसमें किया जाता है, तो पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छुआ जाता है, ओवरलैप किया जाता है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए जरूरी उपकरण क्या है, तो कोई ज्यादा जरूरी उपकरण नहीं है, इसमें बस एक 18 इंच का जो इंची टेप होता है ना, वो चाहिए होता है बस। टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होगी इसमें प्रतिभागी जो है वो खड़े होने की स्थिति में एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ के मध्य में रखेंगे और एक दूसरे को छूने या फिर ओवरलैप करने का प्रयास करते हैं। बस ये होती है इसकी प्रक्रिया, सिंपल सी। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो स्टडी द पिक्चर गिवन विल एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो टेस्ट का क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है और प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में तो आपके सामने ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, बैक स्टेज, पर्पस, इक्विपमेंट, सब्स्टिट्यूट, इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं 33। तो यहाँ पे मैंने ना एक आसन के बारे में एक चित्र ले लिया है, जैसे कि ये आसन है आपका। ठीक है, अब इसके आसन के बारे में क्वेश्चन ये है कि ये जो आसन दिखाया गया इस चित्र में का नाम क्या है, और जो चित्र में आसन का नाम है उसे ना वो नाम क्यों मिला है, तो इसका नाम है भुज अंग आसन। क्यों भाई, क्योंकि इसको करते समय शरीर का जो आकार होता है वो सांप के शरीर का आकार फन उठाए हुए सर्व के समान हो जाता है। देख सकते हैं, सांप भी ऐसा ही होता है नॉर्मली, उसके बाद उसका फन जो है वो आगे से मुंह की तरफ से ऐसे उठा हुआ है, तो इसीलिए इसको भुज अंगासन का नाम दिया गया। ठीक है, सबसे अहम इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सबसे अहम उपयोग किया जाता है जो पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके। ठीक है, और ये जो आसन यहाँ पे दर्शाया गया भुज अंगासन, इसके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ ये होते हैं कि शरीर में रक्त का संचार ठीक करता है जिससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, गर्दन कमर दर्द इससे छुटकारा मिलता है, फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है जिससे ऑक्सीजन को उचित मात्रा में पूर्ति होती है, मांसपेशियों व हड्डियों को ये बहुत ही अच्छे से लचीला बनाता है। फिर इसकी सावधानियां पूछी गई थी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सावधानियां यहाँ पे ये पूछी गई हैं। तो सावधानियां क्या करनी रखनी चाहिए इसके लिए,
जिन व्यक्तियों को हर्निया है, पेट की चोटें हैं, सिर दर्द है या फिर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो उसे ना करेंगे आसन, ठीक है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ये आसन नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया इसके बारे में, क्या टेस्ट है किसके बारे में। और फिर यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि आसन का नाम क्या है, ठीक है, और आसन को यही नाम क्यों मिला है, ठीक है, किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा उपयोग होता है, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए इसके बारे में। तो भुजंगासन है, बेनिफिट्स क्या है और प्रोक्सेशन क्या है इसके बारे में आप ऐसे ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए थे, नए कुछ थे नहीं, बाकी जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे खंड नंबर ए यानी कि सेक्शन ई के बारे में, जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। टोटल हमारे इस सेक्शन में 5 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 3 करने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं ना बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। तो अभी आपका जो पेपर होने वाला है बोर्ड का कल फिजिकल का, तो उसमें इन क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि यही सेम क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपको ऐसे समझाऊंगा कि हर एक क्वेश्चन से आपके 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी निकल सकते हैं, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और साथ ही इसमें से 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या निकल सकते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, 5-5 नंबर के क्वेश्चन में आपकी तैयारी 1 नंबर की होगी। देखो 34वां क्वेश्चन क्या है, विटामिन क्या होते हैं, वसा में और जल में घुलनशील विटामिन और उनके स्रोतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है विटामिन क्या है और इसके टोटली जो विटामिन हैं उनकी व्याख्या और उनके स्रोतों को समझाइए, ठीक है। देखिए विटामिन क्या है, ये एक व्यक्ति के शरीर के लिए और उसके आहार के लिए एक अहम आवश्यक पोषक तत्व होता है। क्यों भाई, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, स्फूर्ति बढ़ती है और हमें स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। वैसे ये 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक पानी में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है, विटामिन डी, ई और के होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक विटामिन को अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें से आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर में आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 नंबर में आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 नंबर में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी एक क्वेश्चन से। कैसे, क्योंकि आपसे विटामिन बी और सी पूछा जा सकता है, ए डी ई के बारे में, वसा में घुलनशील अलग से पूछा जा सकता है, पानी में घुलनशील अलग से पूछा जा सकता है, इसीलिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत से एमसीक्यू भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले बात करेंगे पानी में घुलनशील विटामिन की, ठीक है। तो पानी में घुलनशील कौन सा है, विटामिन बी सबसे पहले। विटामिन बी, इसके अंतर्गत विटामिन बी के समूह आते हैं, ठीक है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी करता क्या है, तो ये हमारी पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, साथ ही सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अगर विटामिन बी की हमारे शरीर में कमी होगी तो इससे हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी के स्रोत क्या है, दूध, दही, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि, ये सभी होते हैं, ठीक है। विटामिन सी, यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। खेलों के दृष्टिकोण से ये सहनशीलता बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दांत, अस्थि, रक्त वाहिनियों को ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी करता है, ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन बी समझ में आया। विटामिन सी क्या होता है, ये गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। ये जो है खेल के दृष्टिकोण से एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही ये खिलाड़ी हम व्यक्तियों के लिए दांत, अस्थि, रक्त वाहिनियों को मजबूत करता है। विटामिन सी के स्रोत खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, हरी मिर्च आदि ये होते हैं, ठीक है। अभी एमसीक्यू क्या क्या निकलेंगे वो मैं आपको भी समझाऊं, ठीक है। अब बारी आती है वसा में घुलनशील, ठीक है। पानी में तो देख ही लिए, वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं। सबसे पहला होता है ए, विटामिन ए। ये सामान्य शारीरिक विकास, आंखों, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। जैसे अभी हमने पहले एमसीक्यू में देखा था ना, वो यही था, ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो इस समय रतौंधी आएगी, ठीक है, त्वचा खुश्क हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, यानी कि बेसिकली एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में भी हमारी त्वचा कैसी लगने लगेगी, वृद्ध लोगों जैसी, ठीक है। विटामिन ए के क्या स्रोत है,
तो पीले नारंगी फल जैसे कि पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी, मटर, दुग्ध, दूध उत्पाद जैसे दही, लच्छी, छाछ, मक्खन, ये सभी भी शामिल होता है। ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी जो है इससे हमारा शरीर खुद पैदा करता है। ठीक है। और यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो इससे हमें रिकेटस यानी कि सूखा नामक रोग हो जाएगा। ठीक है। स्रोत क्या होता है विटामिन डी के? दुग्ध उत्पाद है, और सबसे अच्छा तो वो जो सनलाइट होता है ना सुबह वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में बच्चे की तिल से मालिश करना, हरी सब्जियां खिलाना, मछली का तेल इत्यादि ये आ जाते हैं। ठीक है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है बच्चों, ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये हमारे आंतों के भीतर जो बैक्टीरिया होता है इसका निर्माण करता है, साथ ही खून को थक्का जमाने में सहायता करता है। छाल व धूप में ये निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। स्रोत क्या होते हैं विटामिन के? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन और दूध उत्पाद। दूध उत्पाद तो सभी में ही आ जाता है। ठीक है। विटामिन ई, यह विटामिन हृदयघात, पक्षाघात यानी कि ऐसी बीमारियां जो कैंसर के संबंध में, ठीक है, उनको उनसे शरीर की रक्षा करती है। और ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। स्त्री व पुरुषों की प्रजनन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। तो क्या होते हैं? अंकुरित अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल व घी इसमें शामिल। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में अच्छे तरीके से? तो अब ना यहाँ पे आपके सामने जो एमसीक्यू क्यू बनेंगे वो मैं आपको समझा दूं। जैसे सबसे पहले एमसीक्यू बनेगा बच्चों कि बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। उसके बाद में ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आने निष्क्रिय हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी यदि कमी हमारे शरीर में होगी तो उससे रतौंधी या त्वचा खुश्क हो जाती है? वो कौन सा? विटामिन ए है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमें रिकेटस यानी कि सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी है। या फिर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हमारा शरीर खुद ही पैदा कर सकता है? तो वो भी विटामिन डी है। ठीक है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि छाल व धूप में निष्क्रिय हो जाता है? विटामिन के है। और साथ ही शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन ई कार्य करता है। ठीक है। तो मैंने आपको 7 मिनट के अंदर ये वाला आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है। अब इसी को इंग्लिश देख लेंगे। व्हाट इज विटामिन? एक्सप्लेन फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड देयर सोर्सेस। तो विटामिन होते क्या हैं? पार्ट्स क्या हैं विटामिन के? वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? तो इसमें आपका विटामिन बी आ जाता है, इसका सोर्स विटामिन सी और इसका सोर्स आ जाता है। ठीक है। फिर आता है फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन ए का सोर्स विटामिन डी, फिर विटामिन डी का सोर्स विटामिन के, इसका सोर्स विटामिन ई और इसका सोर्स इस तरीके से आ जाता है। ठीक है। आई होप विटामिन का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इंग्लिश में भी। अब हम बात करेंगे 35 की। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपका 5 नंबर में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और 3 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है निरंतर विधि अथवा इंटरवल जिसे बोलते हैं अंतराल विधि, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके लाभ भी बताइए। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे निरंतर प्रशिक्षण विधि। इस विधि में क्या होता है? इस तरह की विधि में व्यायामों को एक लंबे समय तक किया जाता है बिना रुके। ठीक है। इसलिए इनमें कार्य करने की क्षमता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। प्रबलता कम होती है। इसमें खिलाड़ी के हृदय की जो गति होती है जब वो व्यायाम कर रहा होता है, प्रशिक्षण कर रहा होता है, तो इस समय 140 से 160 प्रति मिनट होती है। ठीक है। व्यायाम की अवधि जो है वो कम से कम 30 मिनट से अधिक तो होनी ही होनी चाहिए। इसमें आप दौड़ना, पैदल चलना, साइकिल चलाना, ठीक है, क्रॉस कंट्री दौड़ करना, ये सभी इसमें शामिल होता है। ठीक है। निरंतर प्रशिक्षण विधि यानी कि इसमें कोई भी प्रशिक्षण के दौरान अंतराल नहीं होता है। ठीक है। कोई भी रुकने की कोई सीमा नहीं होती, लगातार होता है। ठीक है। अब इससे बहुत से लाभ होते हैं, जैसे थकावट होने के बाद भी ये हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है। मांसपेशियों में लाल रक्त कणिकाएं, जैसे हम रेड ब्लड सेल्स की आरबीसी क्रिकेट टीम वाला नहीं, हमारे रेड ब्लड सेल्स, इनकी मात्रा में वृद्धि करता है। हमारे हृदय, हमारे फेफड़ों की कार्य कुशलता में सकारात्मक रूप से बढ़ावा भी करता है। ठीक है। मांसपेशियों में, लीवर में ग्लाइकोजन की भंडारण की क्षमता बढ़ा देती है। साथ ही
खिलाड़ियों में आत्मविश्वास आ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति हो जाती है, बढ़ती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो थकने के बावजूद भी कितना काम अब और कर सकते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान या कुछ यहाँ पे पार्ट आ जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, ये है निरंतर लगातार जब कोई विधि की जाती है उसके लाभ। अब दूसरी जो विधि है बच्चों, ये है इंटरवल। इंटरवल जैसे देसी लैंग्वेज में इंटरवल को बोलते हैं लंच। ठीक है ना, इंटरवल यानी कि लंच, मतलब कि अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें धावकों की सहन क्षमता विकसित करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है, यानी कि वो जो अभी हमने देखा था निरंतर, उससे ज्यादा प्रभावशाली ये होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें बार बार दौड़ों के बीच में धावकों को थोड़े समय का अंतराल दे दिया जाता है। तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से पुनर्लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें जो उनकी हृदय की गति है वो तेजी से जब दौड़ते हैं तो 180 और नॉर्मली 120 तक होती है। ठीक है, धावकों की हृदय की गति जांचने के बाद ही उसे प्रशिक्षण भाग दिया जाना चाहिए, यानी कि धावक जो उसकी गति पर जांच लेनी चाहिए कि इसकी नॉर्मली 120 है या नहीं, ज्यादा से ज्यादा 180 पहुंचती है या नहीं, तब उससे ये प्रशिक्षण भाग दिया जाना चाहिए। कौन सा? अंतराल वाला। ठीक है, इसमें मध्यम दूरी की दौड़ें, फुटबॉल तथा हॉकी ये सभी यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इंटरवल यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि है, इसके लाभ क्या होते हैं, जिसमें थोड़े टाइम के लिए दावों को अंतराल दे दिया जाता है? क्या लाभ है इसके भाई? तो लाभ बहुत से हैं, जैसे कि खिलाड़ी कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। इंटरवल अंतराल प्रशिक्षण विधि से क्या होता है कि खिलाड़ी के अंदर एक ऐसी योग्यता आ जाती है जिससे वो अपने कार्य को कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा करने के योग्य बनता है। ठीक है, उसका श्वसन तंत्र बहुत मजबूत बनता है और ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, रक्त के संचार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, प्रशिक्षक खिलाड़ी की प्रगति को आसानी से देख सकते हैं, यानी कि जो कोच होता है उनका, वो खिलाड़ी कैसे कार्य को कर रहा है, कैसे अंजाम दे रहा है अपने कार्य को, अपने टेस्ट को, तो वो आसानी से देख सकता है कोच इसके माध्यम से। ठीक है, खिलाड़ी थोड़े समय में अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकता है, खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण के प्रभाव की सही जानकारी मिल जाती है और गलती करने के बाद प्रशिक्षक खिलाड़ी को उचित सुझाव भी यहाँ पर दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरवल यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि के क्या क्या लाभ होते हैं, आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो निरंतर जो प्रशिक्षण विधि है ये क्या है और इसके लाभ क्या है समझ गए। उसके बाद में अंतराल यानी कि इंटरवल प्रशिक्षण विधि और इसके लाभ। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस मेथड एंड इंटरवल मेथड एंड टेल देयर एडवांटेजेस। तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स क्या होता है और इसके जो मेनली बेनिफिट्स हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स के, उसके बारे में ये पार्ट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये क्या होता है इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बेनिफिट्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या है इसके बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज्यादातर आपके पेपर में आता ही आता है। इवन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी कि व्यक्तित्व का मीनिंग क्या होता है, और साथ ही जो बिग 5 सिद्धांत है पर्सनालिटी के, वो क्या है वो मैं यहाँ पे समझा। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का क्या मतलब। व्यक्तित्व जो शब्द है बच्चों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द है जिसका नाम है पर्सोना, इससे हुई है। और लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना, इसका अर्थ होता है मास्क या फिर मुखौटा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है ये एक ऐसे जैविक रूप, आकार, मनोवैज्ञानिक रूप, सहनशीलता, जैसे हम काले हैं, गोरे हैं, ठीक है, और हमारी योग्यता कैसी है, ठीक है, हमारी सहनशीलता कैसी है, जैविक रूप कैसा है, मनोवैज्ञानिक रूप कैसा है, तो इन सभी का जब एक पूरा का पूरा जो रूप होता है ना, जो बिहेवियर होता है, उसको व्यक्तित्व बोल देते हैं। ठीक है, अब व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत है बच्चों, अब वो हैं कौन कौन से उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है बच्चों स्पष्टता संबंधी लक्षण का सिद्धांत। क्या लक्षण? टोटली 5 तरीके के लक्षण है इसमें। स्पष्टता संबंधी, कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण, ठीक है, बहिर्मुखता संबंधी लक्षण, के बाद संयमता संबंधी लक्षण और मनोविक्षिप्तता संबंधी लक्षण। इससे पता क्या चलता है हमें
इससे हमें ये पता चलेगा बच्चों इन सभी लक्षणों से कि एक व्यक्ति का सामाजिक रूप कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इसके बारे में। ठीक है, तो पहले बारी आती है स्पष्टता संबंधी लक्षण की। इससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना कल्पनाशील है, कितना व्यवहारिक है, उसके अंदर रचनात्मकता कितनी है, विभिन्न विषयों में कैसी वो रुचि रखता है, उसके अंदर कितनी बौद्धिक जिज्ञासा है, क्या वो नए नए विषयों को सीखने के योग्य है या फिर नए नए अनुभवों को आनंद लेने वाला व्यक्ति है या नहीं है। तो ये हमें स्पष्टता संबंधी लक्षण से पता चल जाता है कि सामाजिक तौर पे और पर्सनली तौर पे वो बंदा कैसा है। ठीक है, दूसरा है कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण। देखिए, कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण का आकलन क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में आने वाली अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाता है। ठीक है, वो किसी भी कार्य को करता है तो उसके लिए कितना महत्वाकांक्षी है, कितना वो आत्म अनुशासित है, ठीक है, कितना कठोर परिश्रमी है और कितनी अच्छी तरीके से योजना बना के अपने काम को अंजाम देता है, ये भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया आपको दो स्पष्टता संबंधी लक्षण, कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा है बहिर्मुखता संबंधी लक्षण। ये जो बहिर्मुखता संबंधी लक्षण है, इसका आकलन हमें यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितना ऊर्जावान है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, उसके अंदर सकारात्मक भावना कितनी है, कितनी स्वीकार करने की दक्षता है और कितनी मिलनसार तथा जिंदा दिली है, एवं वो लोगों के प्रति उसका व्यवहार कितना स्नेहपूर्ण है, मित्रतापूर्ण है। ये सभी हमें बहिर्मुखता जो संबंधी लक्षण है एक व्यक्ति के, उससे पता। ठीक है, चौथा क्या है बच्चों, सहमतता संबंधी लक्षण। ये जो लक्षण होते हैं एक व्यक्ति के सामाजिक तौर पे, पर्सनली तौर पे क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति कितना उदार है, वो कितना दूसरों को सहयोग करने वाला है, कितना मित्रतापूर्ण है, कितना व्यवस्थित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति है, ये सभी इसमें दर्शाते हैं। ठीक है, मनोविक्षिप्तता संबंधी लक्षण क्या होता है, ये बेसिकली एक व्यक्ति जो है वो कितना गुस्सा करता है, उसके अंदर कितना अवसाद है, चिंता रहती है, और अपने गुस्से को, अपने अवसाद और चिंता को कैसे वो कंट्रोल कर पाता है। ठीक है ना, ये दर्शाता है मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36, व्यक्तित्व को परिभाषित बिग 5 सिद्धांतों का वर्णन, आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहले है स्पष्टता संबंधी लक्षण, ठीक है, फिर कर्तव्यनिष्ठा संबंधी लक्षण, बहिर्मुखता संबंधी लक्षण, सहमता संबंधी लक्षण, और उसके बाद में मनोविक्षता संबंधी लक्षण। अब इसको देखेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में बच्चों, डिफाइन पर्सनैलिटी, ठीक है ना, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द बिग 5 थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। क्या क्या है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेशन, जो दिया हुआ है बेसिकली 5 जो सोशल फॉर्म कैरेक्टर्स हैं 5 थ्योरी के बारे में। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसके बाद डी है और यहाँ पे ई आ जाता है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे 37 के बारे में। तो 37 में देखिए मैंने सीधा आपके सपोर्टिंग मटेरियल से कुछ क्वेश्चन लिए हैं दो, जिसमें यहाँ पे मैं एक परीक्षण की बात करूंगा, बैक स्ट्रेच परीक्षण की। ठीक है, तो प्रक्रिया व उद्देश्य क्या होती है इसका, इस टेस्ट से परीक्षार्थी के जो ऊपरी भाग होते हैं कंधे, इसकी लचक को, ये जो होता है ना कंधे मान, इसकी लचक को मापा जाता है। ठीक है, यह लचक विद्यार्थी को एक हाथ कंधे में ऊपर से ऊपर लें, नाक सीधी तथा दूसरे हाथ से नीचे पीठ के मध्य में ले जाएं, इसको कहा जाता है। ठीक है, यदि हाथ की उंगलियां जो है वो केवल एक दूसरे को छूते हैं तो इसको शून्य होगा। एक दूसरे के सिर के पीछे, कंधे के ऊपर, पीठ पर ले जाते हुए बीच के मध्य जितना और ले जा सकते हैं ले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगी तो स्कोर जो है वो प्लस में रहेगा। इस तरीके से होता है, ओवरलैप करता है। ये कुछ प्रक्रिया आप पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। एक और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है शरीर को ऊपरी भाग की शक्ति के मापन के लिए, जिसे हम बाजू मोड़ने का परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, रिकली और जोन्स के बाजू मोड़ने के परीक्षण के आर्म कार्ड टेस्ट, इसका प्रयोग किया जाता है शरीर के ऊपरी भाग के आकलन के लिए। तो आवश्यक उपकरण क्या चाहिए होते हैं इसमें, महिलाओं के लिए 5 पौड़ तथा पुरुषों के लिए 8 पौड़ का भार चाहिए होता है। बिना बाजू वाली कुर्सी चाहिए होती है, एक ब्राह्म घड़ी चाहिए होती है। प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, प्रक्रिया में इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार बाजू मोड़ना है, और बाजू मोड़ने का टेस्ट मजबूती बलशाली बाजू से किया जाता है। यानी कि जैसे आपका राइट हैंड है ना, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसी से आप इसको करते हैं। ठीक है, जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ में भार को नीचे एक सूटकेस जैसे पकड़ लेता है ना,
इसको इससे क्या होता है कि इसमें बाजू ऊपरी हिस्से को स्थिर रह जाती है और जो निचला भाग है वो स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए। ये चीजें होती हैं और भी एक दो पार्ट दिए हुए हैं, आप ऐसे पढ़ लीजिए मेनली जो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी देखो ये तो इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पे दो मैंने आपको दिखाए हैं, और भी यहाँ पे और आ जाते हैं, जैसे आपकी सपोर्टिव मटेरियल में जो दिया हुआ है ना, उसको एक आधा आप जरूर से ट्राई कर लीजिएगा, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेनली यहाँ पे आज के हमारा ये जो पेपर था बच्चों, ठीक है, सेक्शन नंबर ए, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर एक सेकेंड, बी कहाँ चला गया, सेक्शन नंबर बी, दो दो नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन, ये भी अच्छे तरीके से हमने आपको समझाए। सेक्शन नंबर सी, ठीक है, 3 3 नंबर के, ये भी मैंने आपको 6 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझाए, ठीक। फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर था हमारा एक सेकेंड, सेक्शन नंबर डी, ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन नंबर ई, ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो, जितना मेरी तरफ से हो सकता था कि मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाऊं, वो मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया है पूरा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको टोटल आपको आज के इस पेपर के पूरे 18 एमसीक्यू, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, पूरे का पूरे पेपर आपको 1 घंटे 20 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके फिजिकल के पेपर के लिए तैयारी 1 नंबर की करवा दी गई है। अगर आपको लगता है कि आपको एक लाइव क्लास चाहिए, लाइव डाउट सॉल्यूशन की क्लास चाहिए, तो आप सभी बच्चे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे मुझे कमेंट कीजिएगा लाइव क्लास के लिए। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो एक लाइव क्लास मैं सोच रहा हूँ कि शाम के टाइम की रख दूं आपकी 9 बजे की, ठीक है, शाम को 9 बजे की। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा, आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं, ठीक है। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देंगे आप, आपका पेपर है कल और अच्छी तरीके से समझा भी दिया है। अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को हमारा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो वाकई में कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा। आप सभी को आपकी फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।